गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड एग्रीमेंट यानी व्यर्थ ठहराव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्यर्थ ठहराव या वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम इसका मीनिंग है वो समझते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी ए वॉइड एग्रीमेंट, यानी कोई भी ऐसा ठहराव जो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो उसे हम व्यर्थ ठहराव कहते हैं। प्रवर्तनीयता या इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पार्टीज के पास लीगल रेमेडीज यानी कानूनी उपचार उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसे हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है वॉइड एग्रीमेंट की, ये सेक्शन 2 सब क्लोज जी में डिफाइन की गई है। अब देखिए, आपने लास्ट वीडियो में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, जिसमें आपने जैसे मिनिमम 2 पार्टीज होने चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, एग्रीमेंट मस्ट बी बिटवीन कॉम्पिटेंट पार्टीज। ओके, इस प्रकार से आपने जो सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट्स डिफाइन किए गए थे उनको आपने डिटेल से पढ़ा है। उसमें एक पॉइंट यह भी था कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो आप एग्रीमेंट करते हैं वो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए, यानी स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कैटेगरी में इंक्लूड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। यदि आपका एग्रीमेंट एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड है तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बहुत डिटेल जो एक्सप्लेनेशन दी गई है। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो इनिशियली यानी प्रारंभ में जब उनको बनाया जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग वो वैलिड होते हैं, बट इन नियर फ्यूचर ड्यू टू सम सब्सिक्वेंट रीजन यानी कुछ कानूनी कारणों की वजह से उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, व्यर्थ घोषित कर दिया जाता है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसमें जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आपने कहा है कि एक हरियाणा का, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपने हरियाणा स्टेट के एक व्यापारी से एग्रीमेंट किया है कि आप उनको लीगली, ठीक है ना, लीगली कानूनी तौर पर आप उनको एक तरीके से 1000 लीटर जो लीकर है, शराब है, वो सप्लाई करेंगे। अभी ये एक वैलिड लॉ है जिसके माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। बट सर्टेन टाइम के बाद में, एक निश्चित अवधि के बाद में हरियाणा गवर्नमेंट है जो लीगल या इलीगल किसी भी तरीके से बैन लगा देती है कि हमारे स्टेट में बाहर से कोई भी व्यक्ति है लीकर या जो शराब है उसकी सप्लाई नहीं कर सकता। तो देखिए, जो आपने एग्रीमेंट किया था पहले कि आप लीगल तरीके से और हरियाणा में और 1000 लीटर जो शराब है, लीकर है, उसकी सप्लाई करेंगे, तो अब क्या हो गया, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि कानून में परिवर्तन हो गया, लॉ में चेंज हो गया, तो इसलिए ये सब्सिक्वेंट चेंज है जिसकी वजह से आप अपने जो प्रॉमिस है उसको पूरा नहीं कर सकते और अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तरीके से या जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो पहले से ही फ्रॉम द बिगिनिंग और इनिशियली उनको जो लॉ है उसने वॉइड डिक्लेयर कर रखा है, यानी स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर रखा है। यदि आप उनको इस प्रकार के एग्रीमेंट में आप एंटर होते हैं तो वो कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम उन वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए हैं या एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर एग्रीमेंट कौन कौन से हैं जो कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं ये वॉइड एग्रीमेंट का जो डेफिनेशन है वो आप सेक्शन 2 सब क्लोज जी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उसका बहुत ही एक तरीके से सिंपल डेफिनेशन दिया गया है और ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि एन एग्रीमेंट विच इज
नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी ए वॉइड एग्रीमेंट, यानी कोई भी ऐसा ठहराव जो कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है उसे हम व्यर्थ ठहराव कहते हैं। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। यदि कोई एग्रीमेंट इनकॉम्पिटेंट पार्टीज के द्वारा किया जाता है तो वो इनिशियली या प्रारंभिक रूप से ही वॉइड होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं कि कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है कि साउंड जो व्यक्ति है कॉन्ट्रैक्ट करने वाला वो उसकी जो एज है वो मेजर होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए, ठीक है, वो साउंड मस्तिष्क का होना चाहिए, है ना, साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क। इसके अलावा उसमें जो किसी भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है ना। तीन बातें आपको ध्यान रखना है। यदि किसी व्यक्ति में ये तीन बातें नहीं है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की या एग्रीमेंट की जो पार्टीज है उसमें ये तीन जो एलिजिबिलिटी नहीं है और तो ऐसा एग्रीमेंट इनिशियली या फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड एग्रीमेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप तीन बातों को याद रख सकते हैं कि यदि कोई भी एग्रीमेंट ऐसे जो पार्टीज के मध्य किया गया है जहां पर वो एक मेजर नहीं है, वेस्ट नहीं है, या उनका साउंड माइंड नहीं है, या वो एक तरीके से डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किए गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो एग्रीमेंट है वो वॉइड माना जाएगा। और ये जो है ये सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक एज टू मटेरियल फैक्ट, यानी कोई भी द्विपक्षीय, ठीक है ना, बायलैटरल मिस्टेक, द्विपक्षीय गलती के आधार पर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया जहां पर तथ्य संबंधी या मटेरियल फैक्ट से संबंधित गलती की गई है, ठीक है ना। वैसे गलती के आधार पर यदि कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो वॉइड नहीं होता, बट कुछ सर्टेन ऐसी मिस्टेक है जिनके आधार पर यदि एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वॉइड होता है, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है ना। और ऐसे एग्रीमेंट को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया, तो इसको समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों को जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आप इसके साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए ताकि एग्जाम के समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। और एक यदि कुछ भी समस्या आप इसमें महसूस करते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो नोट्स बनाने पर भी आप साथ साथ में फोकस करें ताकि आपका के लिए जो एग्जाम के टाइम स्टडी मटेरियल है फिजिकल फॉर्मेट में अवेलेबल हो सके। अब देखिए एग्रीमेंट मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक एज टू मटेरियल ऑफ फैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उसके दोनों पक्ष का यदि कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड यदि कोई गलती करते हैं तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैंने ये पहले भी दिया है कि जैसे मेरे पास एक गाय है और हम गांव में रहते हैं और मैं शहर में आया हुआ हूँ, ठीक है, और एक मुझे कोई रिलेटिव मिल गया, मैंने उसके साथ अपनी गाय को बेचने के लिए एग्रीमेंट कर लिया। अब देखिए एक्चुअली गाय है वो पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी जानकारी ना तो मुझे है ना ही जो रिलेटिव है जिसके साथ मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ गाय को सेल करने के लिए। तो देखिए दोनों ही पक्षकारों को जानकारी नहीं है, ठीक है ना, कि गाय की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो ऐसे में क्या है कि ये बायलैटरल मिस्टेक है, एक तो ऑफर करने वाले का और एक एक्सेप्टेंस देने वाले का। किसके संबंध में है? मटेरियल फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकता है? ये सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो सकता है, जो पार्टीज की आइडेंटिटी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि जो ठहराव है, एग्रीमेंट है, उसके दोनों पार्टीज एग्रीमेंट के मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में गलती करते हैं तो इस प्रकार का एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है। ये आप सेक्शन 20 में डिटेल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट बेस्ड ऑन फॉरेन लॉ। देखिए यदि आप किसी फॉरेन व्यापारी के साथ
आप कुछ एग्रीमेंट करते हैं और आपको वहाँ के कानून के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप उनको कह सकते हैं और आप कह सकते हैं कि मैं इस जो भी एग्रीमेंट किया था मैं उसको वॉइड मानता हूँ, बिकॉज मुझे वहाँ के लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है ना, तो आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा। ठीक है, परंतु देखिए इंडिया के अंदर आप कहते हैं कि जैसे कई बार होता है कि आप बिना उसके जो वैलिड डॉक्यूमेंट के आप ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आप वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि आप कह देते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि इस प्रकार की गलती के लिए हमें जेल जाना पड़ सकता है ना। आप इस तरीके की बात विदेश में जाके किसी फॉरेन कंट्री में जाके कहते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि आपको तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो सकता है वहां पर ये चल जाए कि आपको वहाँ के कानून के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। लेकिन इंडिया के अंदर जैसे आप कोई किसी इलीगल कार्य में लगे हुए हैं, आप चोरी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कानून के बारे में जानकारी नहीं थी कि चोरी करना भी एक अपराध है, तो वहाँ पर आपको छूट नहीं मिलेगी। तो यदि आप फॉरेन लॉ से रिलेटेड गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो आप वहाँ पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होता है, एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट बेस्ड ऑन फॉरेन लॉ, ये आप सेक्शन 21 में पढ़ सकते हैं। और इसको हमने जो फ्री कंसेंट में जो मिस्टेक का चैप्टर किया था उसमें हमने डिटेल से समझा था। अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। देखिए कोई भी एग्रीमेंट ऐसा हो जिसका उद्देश्य अनलॉफुल हो या जिसमें कंसिडरेशन अनलॉफुल हो। अनलॉफुल का मतलब क्या है, जो गैर कानूनी हो। ठीक है, लॉफुल नहीं हो, तो इस प्रकार के जो एग्रीमेंट है वो भी वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। इसके देखिए यदि आप चोरी करने से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो उसका अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है ना, यदि आप स्मगलिंग करके आप गोल्ड लेके आने का आप एग्रीमेंट करते हैं तो वो भी क्या है, अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड। ये आप सेक्शन 23 में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट विद पार्टली अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अब देखिए कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिसका कुछ पार्ट क्या होता है, लॉफुल होता है, कुछ पार्ट अनलॉफुल होता है। तो जो पार्ट लॉफुल है वो एग्रीमेंट वैलिड होता है, और एक प्रकार से जो पार्ट जिसका कंसिडरेशन है या जिसका ऑब्जेक्टिव है अनलॉफुल होता है, इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। पर ये डिपेंड करता है कि यदि आप उस एग्रीमेंट के लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं तब। यदि आप एक एग्रीमेंट है जिसका कुछ पार्ट लॉफुल है और कुछ पार्ट अनलॉफुल है, यदि आप उन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में ये पूरा एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम अमित है, और अमित क्या है कि एक गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत एक व्यापारी है जो लिकर की जो शॉप है, शराब की दुकान है, उसका संचालन करता है। और वहां पर वो 5,000 रुपए प्रति महीना सेल्समैन के तौर पर कार्य करने के लिए एक ठहराव करता है सेल्समैन से। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या है, एक पार्ट ये हो गया एग्रीमेंट का। दूसरा पार्ट क्या है, जो व्यापारी लिकर का व्यापार कर रहा है, ठीक है ना, वो साथ में क्या है, जो गांजा है, चरस वगैरह, गांजा वगैरह, उसका इलीगल व्यापार भी करता है। तो उसने अमित से कहा कि वो यदि जो गांजा या चरस वगैरह उसको भी सेल करेगा तो उसे 5% कमीशन दिया जाएगा। तो देखिए जो लीकर का बिजनेस है वो लॉफुल है, जो यहाँ पर गांजा या चरस का चरस का जो व्यापार है वो एक प्रकार से इलीगल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लीगल एग्रीमेंट का लीगल पार्ट है उसके लिए जो अमित है वो अपने एम्प्लॉयर को फोर्स कर सकता है यदि उसमें कोई भी वो अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए मना करता है।
परंतु यदि कोई भी इलीगल पार्ट है एग्रीमेंट का तो उसमें जो लीगल रेमेडीज अवेलेबल नहीं होगी और वो पार्ट है वो उसको वॉइड माना जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। देखिए मैंने यहां पर लिख दिया विद कंसिडरेशन, तो ये होगा विदाउट कंसिडरेशन। देखिए कोई भी एग्रीमेंट जिसमें प्रतिफल नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो इस प्रकार के एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है ना। या प्रत्येक वैलिड एग्रीमेंट के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि जो कुछ हम एक्सचेंज करते हैं आपस में, जो पार्टीज आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं, बेनिफिट एक्सचेंज करते हैं, उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। और यदि कंसिडरेशन नहीं है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो वैलिड एग्रीमेंट के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। अब एक बात समझना है आपको, हमने कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़े थे जिसमें कि यदि कोई एग्रीमेंट है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शंस के आधार पर जो क्लोज रिलेटिव है उनके मध्य किया जाता है, तो वो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड हैं। इसके अलावा गिफ्ट, यदि हम डोनेशन से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो भी बिना कंसिडरेशन के वैलिड है। परंतु एक्सेप्शंस को यदि छोड़ दिया जाए तो बिना कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं होता। और यदि कोई एग्रीमेंट किया जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन तो इस प्रकार का एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है, और इसके बारे में आप सेक्शन 25 में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। देखिए कोई भी एक व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं, एक बच्चा है जिसका आयु अभी 12 इयर्स है, ठीक है ना, 12 साल का, और आप उसके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि यदि वह कभी अपने जीवन में शादी नहीं करेगा, मैरिज नहीं करेगा, तो आप उसे 1 लाख रुपए देंगे। तो देखिए इस प्रकार का, और उसने 1 लाख रुपए ले भी लिए हैं उस बच्चे ने, और एक प्रकार से 25 साल के बाद उसने शादी कर लिया, मैरिज कर लिया, तो आप उससे जो 1 लाख रुपए वापस नहीं ले सकते, आप उससे कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप शादी से रोक नहीं सकते। यदि शादी से रोकने का कोई ठहराव या एग्रीमेंट आप करते हैं तो वो वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, इसके बारे में आप सेक्शन 26 में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। देखिए कोई भी व्यक्ति है और कानूनी, देखिए किसी भी केस के संबंध में कोई भी व्यक्ति है, हो सकता है उसको कोई परेशानी आ रही है, उसको आप रोकते हैं कानूनी कार्रवाई करने से, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो ठहराव है, कानूनी कार्रवाई करने से रोकने का ठहराव, वो भी वॉइड एग्रीमेंट का पार्ट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक व्यक्ति है और उसने किसी के फैमिली मेंबर का मर्डर कर दिया, और वो व्यक्ति उसका क्या है जो FIR रजिस्टर करवाने जा रहा है, परंतु जिसने मर्डर किया है वो व्यक्ति उसके साथ एक ठहराव करता है कि यदि वो उसके ऊपर जो FIR दर्ज करवाता है तो उसका जो भी है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो ठहराव है, किसी को कानूनी कार्रवाई करने से रोकने का ठहराव, तो उससे भी हम वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में शामिल करेंगे, और ये आप सेक्शन 28 में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑफ अनसर्टेन मीनिंग। देखिए कोई भी अनसर्टेन मीनिंग का यदि ठहराव किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे राजगढ़ का कोई व्यापारी है और दिल्ली के एक ऑयल ट्रेडर को, जो डिफरेंट जो टाइप के जो ऑयल्स है उसका होलसेलर है, ठीक है ना, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, जो मूंगफली ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, उनका सप्लाई करता है, ट्रेड करता है उनमें। यहाँ के व्यापारी ने जो दिल्ली है वहाँ के व्यापारी को कहा कि वो 10 क्विंटल या हो सकता है कि 10 पीपे तेल के जो यहाँ पर सेल भेजेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए
राजगढ़ का व्यापारी है, उनका जो इंटेंशन था, उनकी अंडरस्टैंडिंग में था कि वो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल मंगवाना चाहते थे। जो दिल्ली का व्यापारी है, उन्होंने ये समझा कि ये सोयाबीन का तेल मंगवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोनों के माइंड में एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, एक यानी दोनों एग्री हैं, उन्होंने एग्रीमेंट किया है, बट दे एग्रीड ऑन सेम थिंग इन डिफरेंट सेंस, ठीक है ना। वो सहमत है एग्रीमेंट पर, परंतु उन्होंने अलग अलग समझ के साथ, अलग अलग भाव के साथ अपनी सहमति प्रकट की। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मीनिंग है कि कौन सा ऑयल भेजना है, ये डिफाइन नहीं किया क्लियरली कि कोकोनट ऑयल भेजना है, सोयाबीन ऑयल भेजना है, या मस्टर्ड ऑयल भेजना है, मूंगफली ग्राउंडनट ऑयल भेजना है, ये डिसाइड नहीं किया। इसलिए ये जो एग्रीमेंट है ये अनसर्टेन मीनिंग या एक तरीके अनिश्चित अर्थ की वजह से इस प्रकार के एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। इसलिए ध्यान रखना है, जब भी आप एग्रीमेंट करते हैं तो उसका जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए कोई भी इम्पॉसिबल, असंभव जो भी घटना है, ठीक है ना, उसकी संभावना के आधार पर किया गया एग्रीमेंट। जैसे एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश, ठीक है, और रमेश एक शादीशुदा व्यक्ति है, ठीक है। दो व्यक्ति और हैं यहाँ पर, जैसे उनका नाम है राम और मोहन, ठीक है ना। तो मोहन राम के साथ एग्रीमेंट करता है कि यदि रमेश दूसरी शादी करेगा आने वाले 2 साल में तो वो उसे 5,000 रुपये देगा, नहीं करता है तो वो उसे 10,000 रुपये उससे लेगा। तो यहाँ पर देखिए जो रमेश है, 3 पार्टी हो गए, रमेश एक शादीशुदा व्यक्ति है, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी शादीशुदा व्यक्ति है तो वो व्यक्ति दूसरा शादी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। जब तक उसके एक वाइफ है, एक पत्नी है। अब जो हिंदू मैरिज लॉ में क्या है कि जो भी व्यक्ति जिसके भी एक वाइफ है वो दूसरा शादी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और जैसे मुस्लिम जो लॉ है उसमें क्या है कि यदि किसी के 4 वाइफ है, ठीक है ना, तो उसके बाद वो 5वीं वाइफ के लिए शादी नहीं कर सकता है। तो ये बात आपको समझना है। तो यहाँ पर क्या है कि रमेश शादीशुदा व्यक्ति है और जो राम और मोहन है वो एक दूसरे के साथ क्या है एग्रीमेंट करते हैं कि रमेश यदि 2 साल में शादी करेगा किसी नई महिला के साथ तो वो उसको 5,000 रुपये देंगे, और नहीं करेंगे तो उसके बदले जो आपस में जो दूसरा पक्षकार है वो उसे 10,000 रुपये देगा। तो इस प्रकार से ये एग्रीमेंट है, ये कॉन्टिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। रमेश की ऑलरेडी शादी की हुई है तो अब वो दोबारा शादी क्यों करेगा, एक प्रकार से ये इम्पॉसिबल एक्ट। और इम्पॉसिबल इवेंट के आधार पर, की संभावना के आधार पर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। एग्रीमेंट इम्पॉसिबल एक्ट, देखिए इम्पॉसिबल एक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं फिर एग्जांपल लेता हूँ ए और बी का, ठीक है ना। एक व्यक्ति है जिसकी ए है, उसकी मदर की मृत्यु हो चुकी, ठीक है ना। तो ए ने बी से संपर्क किया और बी एक क्या है एक तांत्रिक है, ठीक है ना। तो बी कहता है कि यदि 5,000 रुपये आप मुझे दोगे तो मैं उसको जीवित कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ए की मदर को जीवित करने के लिए ए और बी के मध्य यदि कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है। इसके पीछे रीजन क्या है कि एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, किसी मृत व्यक्ति को जीवित करना अपने आप में एक जो इम्पॉसिबल कार्य है, असंभव कार्य है। तो असंभव कार्यों के लिए किया गया कोई भी जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एग्रीमेंट है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू डू थिंग इलीगल। देखिए कोई भी इलीगल या गैर कानूनी कार्य करने के लिए पारस्परिक रूप से 2 व्यक्ति कोई ठहराव करते हैं, तो देखिए इलीगल उद्देश्यों के लिए यदि आप करते हैं ठहराव तो भी वो वॉइड होता है, ठीक है ना।
आपस में दो ठहराव करते हैं। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि कहता है कि आप ए और बी दो व्यक्ति है, ठीक है ना, ए बी को कहता है कि आप उन्हें जो स्मगलिंग किया हुआ गोल्ड ला के देंगे, ठीक है ना, और ए है वो बी के लिए 10 लाख रुपए की चोरी करेगा। तो देखिए दोनों का जो एक तरीके से जो कंसिडरेशन है वो इलीगल है, ठीक है ना, और इस आधार पर ये जो एग्रीमेंट है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट है वॉइड एग्रीमेंट का उसको पढ़ेंगे।